क्लास 6 हिस्ट्री अतीत से वर्तमान भाग 1 और इसका अध्याय हमारा 7वां है प्रारंभिक राज्य। आइए इस चैप्टर के सारे अभ्यास के प्रश्नों को हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। पहला है महाजनपदों का विवरण प्राप्त होता है। 4 ऑप्शंस दिए गए हैं। देखिए सबसे पहले हम ये समझेंगे कि महाजनपद क्या कहलाते हैं। देखिए प्रारंभिक समय में यानी प्रारंभ इतिहास के प्रारंभिक समय में जो भारत के राज्य होते थे, ठीक है, तो उनमें भी कई प्रशासनिक क्षेत्र थे। यानी प्रशासनिक क्षेत्रों को, स्थानों को महाजनपद कहा जाता था। बिहार में देखिए कई महाजनपद शामिल थे, जैसे पाटलिपुत्र, मगध, ठीक है, लिच्छवी, ये सारे बिहार के क्या है, महाजनपद हैं। तो महाजनपद का मतलब समझ में आ गया। प्रशासनिक जगहों को, प्रशासनिक राज्यों को महाजनपद कहा जाता था। समझ में आ गया। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बौद्ध और जैन ग्रंथों से हमें 16 महाजनपदों का विवरण मिलता है। समझ में आ गया। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही होगा। दूसरा है कौन सा महाजनपद बिहार में स्थित है। 4 ऑप्शंस हैं। तो यहाँ पे आप नज़र डालेंगे, देखिए 16 महाजनपद का विवरण, जिसमें अंग जो है मगध, काशी, ठीक है, तो ये बिहार की सीमा से निश्चित। और यहाँ पर भी हम देख सकते हैं, देखिए ये मगध, पाटलिपुत्र और ये अंग, ये बिहार क्षेत्र है। तो यहाँ पे क्या है, अंग है, ये बिहार में स्थित है। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही होगा। दूसरा है, देखिए इसके बाद आगे देखिए राजा भूमि की उपज का कितना हिस्सा प्राप्त करता था। देखिए उस समय राजा महाराजा का शासनकाल था। तो राजा महाराजा जो थे वो सभी व्यक्तियों से, ठीक है, कर वसूला करते थे। किस लिए? क्योंकि वो अपने कर्मचारियों को नियमित वेतन दे सकें। तो ये जो कर थे वो यहाँ पे देखिए 16वां हिस्सा वसूला करता था। किससे? कृषक से, कारीगर से, ठीक है, पशुपालक से, इन लोगों से वसूला करता था। 16वां हिस्सा वसूला करता था। तो ऑप्शन में नहीं है, मिसप्रिंट है, तो हमें रखना है, तो हमें यहाँ पे रखना है 16वां हिस्सा। ठीक, समझ में आ गया। अगला सवाल, मगध के शासक अजातशत्रु की राजधानी थी। यहाँ पे आपको नज़र डालना है, ये मगध जो है ये बिहार में है और इसकी राजधानी यानी इसके शासक कौन है। और मगध के शासक जो हैं, जो बिम्बिसार का पुत्र अजातशत्रु बना, मगध का राजा बना, अपनी राजधानियाँ बनाई राजगीर, ठीक है, और पाटलिपुत्र। तो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन में देखिए पाटलिपुत्र दिया गया है, इसका मतलब ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। इसके बाद देखिए अगला सवाल। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा गणराज्य था, वो हमें बताना है। तो यहाँ पे देखिए गणराज्य की बात की जाए तो कुछ ऐसे राज्य थे जिसे गणराज्य कहा जाता था। शाक्य, लिच्छवी, देखिए ये सारे हैं, यह लिच्छवी शामिल है। और ये जो लिच्छवी है यहाँ पे हम देखते हैं, ये पाटलिपुत्र के ठीक नज़दीक है लिच्छवी, ये महाजनपद है, ठीक है। कौन सा? तो ऑप्शन नंबर डी लिच्छवी गणराज्य था। इसके बाद खाली स्थान की पूर्ति करना है। अवंती का राजा डैश था। अवंती का राजा कौन था? तो यहाँ पे देखिए जनपद में हम अवंती देखते हैं, ये कहाँ है, ये एमपी में है, मध्य प्रदेश में है। देखिए यहाँ पे नर्मदा नदी बहती है। तो इसके राजा कौन थे इस जगह का, इन महाजन, तो अवंती महाजनपद के राजा कौन थे? तो यहाँ पे ध्यान देना, उस समय अवंती का राजा चंद्रप्रद्योत था। कौन था? चंद्रप्रद्योत। आपको लिखना है, भरना है वहाँ पे। तो ये आपका पूरा हुआ। इसके बाद देखिए वज्जी संघ की राजधानी थी। वज्जी संघ की कहाँ राजधानी थी? तो देखिए मगध जनपद के निकट वज्जी संघ था और इसकी राजधानी वैशाली थी। तो आपको भरना है वैशाली, ठीक है। अगला देखिए पाटलिपुत्र की स्थापना डैश ने की। पाटलिपुत्र की स्थापना किसने की? तो यहाँ पे समझिए अजातशत्रु ने अपने शत्रु राज अवंती पे क्या किया, ये किलेबंदी कराई, ठीक है। और फिर देखिए, और ये सोन नदियों के संगम पर ये पाटलिपुत्र ये नाम से क्या हुआ, विख्यात, यानी पाटलिपुत्र नाम कहलाया। तो किसने की? अजातशत्रु ने की, ठीक है। तो हमें यहाँ पे लिखना है अजातशत्रु ने की। इसके बाद नंद वंश के संस्थापक डैश के समय सिकंदर भारत पर आक्रमण हुआ। किसके समय नंद वंश के संस्थापक कौन थे उस समय? तो मगध के अंतिम शासक नंद शासक जो घनानंद थे, उसी समय यूनानी विजेता सिकंदर ने भारत पर आक्रमण किया। हमें भरना है नंद शासक घनानंद, ठीक है। घनानंद आप वहाँ पे भर लीजिए, ठीक है। ये पूरा हुआ घनानंद। इसके बाद देखिए लिच्छवी डैश संघ का एक गण था। यहाँ पे देखिए वज्जी संघ में लिच्छवी एक प्रमुख गण था। किसका था? तो वज्जी संघ का, ठीक है। लिच्छवी एक प्रमुख गण था। किसका? वज्जी संघ। हमें भरना है।
ठीक है, समझ में देखिए सब्जेक्टिव क्वेश्चन है। पहला है, राजा को कर की आवश्यकता क्यों पड़ती थी? पहले समय में राजा महाराजा होते थे, जनता से कर क्यों लिया करते थे, आवश्यकता क्यों पड़ती थी, उस काल में कौन कौन से लोग कर चुकाते थे, वो भी बताना है। देखिए, पहले समय में जो राजा होते थे वो अपनी जनता, अपने शासन व्यवस्था को चलाने के लिए कर लिया करते थे। ठीक है, क्यों लिया करते थे? क्योंकि अपने राजपाट जो है सैनिकों को वेतन देने, नियमित वेतन देने, राज्य के विस्तार करने, विकास करने के लिए धन की आवश्यकता पड़ती थी। ठीक है, तो राजा समृद्ध होने लगा, यानी तो इसके लिए राजा ने कर लेना प्रारंभ कर दिया, यही कारण था। और किन लोगों से लिया वो भी बताना है। कृषक, कारीगर, व्यापारी, पशुपालक, शिकारी से कर लिया कितना? 16वां हिस्सा। तो इसका आंसर हम कैसे लिखेंगे काफ़ी अच्छे से? तो हमारा आंसर इसका होगा इस तरीके से, महाजनपदों के राजा जनता से कर वसूलते थे। इसका मुख्य कारण राज्य कार्य को समृद्ध करना, आगे बढ़ाना, कर्मचारियों के वेतन, राज्य विकास के लिए कार्य के लिए कर वसूलते थे। कर चुकाने वाले व्यक्ति में कृषक, कारीगर, व्यापारी, पशुपालक, शिकारी लोग शामिल थे। तो ये आपका क्लियर हुआ, ये आपका आंसर हो गया फाइनली। अगला सवाल देखिए दूसरा, महाजनपदों के राजा अपनी राजधानियों को क्यों किलाबंदी करते थे? इसका कारण क्या था? जो सीमाएं होती थी राजधानी को किलाबंदी करते थे कि ना कोई बाहर का व्यक्ति अंदर आ सके और अंदर का बाहर जा सके। ये किलाबंदी क्यों करते थे? तो इसका आंसर देखिए हम यहाँ से करेंगे। महाजनपदों की राजधानियाँ शासक का केंद्र थी। राजधानियों में राजा, सेना एवं कर्मचारी रहते थे। कई राजधानियों में किलाबंदी की गई थी जो लकड़ी और पत्थर की दीवारों से घिरी गई थी, यानी उनकी सीमाएं को क्या किया गया था? घेर दिया गया था। ऐसा लगता था, देखिए इसका आंसर यही है मेन पॉइंट, ऐसा लगता था कि लोगों ने अन्य राजाओं के आक्रमण के डर से सुरक्षा के लिए किलों का निर्माण किया होगा। समझ में आ गया? तो ये आपका पूरा आंसर यहाँ से यहाँ तक आपको कर लेने हैं। आगे बढ़ते हुए तीसरा सवाल देखिए, मगध के उत्थान में, मगध के विकास में प्राकृतिक संसाधनों की मुख्य भूमिका थी। कैसे थी? ठीक है, कौन कौन से प्राकृतिक संसाधन थे वो हमें बताना है। तो इसका आंसर हम यहाँ से करेंगे, मगध का फैलाव मुक्त, देखिए जो हाईलाइट किए हैं वही आपको लिखना है। ठीक है, मुक्त आधुनिक बिहार राज्य के पटना एवं मगध प्रमंडल तक था। यहाँ तक हो गया। फिर यहाँ से लिखना है कि हमें प्राकृतिक बताना है। मगध का राज गंगा नदी के घाटी से होने के कारण उर्वरा उपजाऊ में वहाँ की थी भूमि। कृषि की समृद्ध संपन्नता के कारण शासक आर्थिक संसाधनों के प्रति आसानी थी। क्षेत्र के व्यापार और व्यवसाय विकसित अवस्था में था। ठीक है, और जंगल, हाथी इनकी प्रचुर मात्रा थी। और क्या था? चारों तरफ प्राकृतिक सुरक्षा साधन थे। राजगीर पहाड़ियाँ और पाटलिपुत्र नदियाँ भी घिरी थी। यहाँ तक हो गया। समझ में आ गया कैसे लिखना है? जो हाईलाइट की है मैंने वही आपको लिखने हैं। इसके बाद देखिए सेशन का आखिरी सवाल हमारा, देखिए द्वितीय नगरीकरण के विकास पर चर्चा करें। तो इसका आंसर होगा, लगभग 3700 वर्ष पहले सिंधु सभ्यता, जिसे प्रथम नगरीकरण कहा जाता है, उसके बाद अब दूसरी बार भारत में नगरों का प्रमाण एक लंबे अंतराल में मिलते हैं। ठीक है, करीब 2600 साल पहले, और इसे द्वितीय नगरीकरण कहा जाता है। ठीक है, तो पाली ग्रंथों में उस समय बड़े नगरों का उल्लेख मिलता है। समझ में आ गया? और इन राज्यों का वहाँ पे प्रमाण मिलते हैं, यानी द्वितीय नगरीकरण में इन राज्यों का विकास हुआ। ये बस है, तो यहाँ तक कर लेने हैं। तो जो जो मैंने हाईलाइट किए हैं बस वही आपको लाइन लिखने हैं। समझ में आ गया? अब इसके बाद देखिए 4 नंबर आइए करके देखिए, ये परीक्षा के दृष्टिकोण से नहीं है, ये आपको अपने से करना है। ठीक है,